हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। हम लेकर आए हैं आपको पॉलिटी की क्लास। इसमें हम संविधान का निर्माण पढ़ाएंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे हम लिख दे रहे हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइए शुरुआत करते हैं। देखो, पहले क्लास में हम बता चुके हैं संविधान क्या है, संविधान क्यों है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो शासन को वैधता प्राप्त करता है, शासन जब तक इसके अनुकूल कार्य करे। और मैंने ये भी बता दिया था संविधान क्यों है। देखो, संविधान क्यों है तो आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इसने 1885 से लेकर 1929 तक कभी भी कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की मांग नहीं करी। किसकी? आज़ादी की मांग नहीं की थी। किसकी मांग की थी? केवल डोमिनियन स्टेटस की, केवल डोमिनियन स्टेटस की। अब मैंने डोमिनियन स्टेटस बता दिया था। तो उस समय सरकार का ऐसा विभाजन था, जो प्रीमियम विषय थे वो भारतीय नेताओं के पास थे, जो कांग्रेसी नेता थे, और जो इनकम के विषय थे वो अपने पास थे, जिन्हें हस्तांतरित और आरक्षित विषय कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं संविधान का निर्माण। देखो, संविधान का निर्माण क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो हम आपको बताएं। ब्रिटेन गवर्नमेंट में काफी भारतीय कार्यरत थे, काफी भारतीय कांग्रेसी नेता कार्यरत थे। सेकेंड वर्ल्ड वार का समय चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, शुरुआत हुई थी 1939 में। 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो ब्रिटेन वाले अधिकारी थे, इन्होंने भारतीयों का नाम ले दिया था कि भारतीय हमारे साथ हैं। उस समय क्या था, दो प्रमुख पार्टियां थी भारत में। भारतीय पार्टी जिन्हें बोलते हैं, भारत की थी। एक थी कांग्रेस पार्टी थी, दूसरी थी मुस्लिम लीग। तो जब इन्होंने नाम ले दिया था तो इस पे अंग्रेज मतलब कांग्रेसी जो नेता थे बहुत आक्रोश हो गए थे, क्योंकि इन्होंने कहा जब आपने बिना मेरी मर्जी से आपने मेरा नाम ले दिया कि हम आपके साथ हैं। इससे बहुत आक्रोश हो गया। और जो कांग्रेसी नेता थे, उसमें भारतीय कांग्रेसी नेता थे, ब्रिटेन गवर्नमेंट में पद कार्यरत थे, उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। और ब्रिटेन गवर्नमेंट, अंग्रेजों का जितना भी शासन था वो सब कांग्रेस मुक्त हो गया था। इस पर मुस्लिम लीग बहुत खुश हुई थी और इन्होंने ये भी चर्चा किया था लोगों से। मुस्लिम लीग ये चाहती थी पब्लिक को हम अपनी ओर आकर्षित करें और हमारी बात ज़्यादा कहें। हालांकि ये केवल ये मुस्लिम को ही अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, मगर उस समय कुछ मुस्लिम थे कांग्रेस की तरफ भी थे। तो ये इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे कि हम जो है नेताओं इनके साथ नहीं है, अंग्रेजों के साथ नहीं है, और कांग्रेस जो है अंग्रेजों के साथ है। जब ब्रिटेन गवर्नमेंट से कांग्रेस मुक्त हो गई थी, कांग्रेस के सभी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था, तो उस समय मुस्लिम लीग ने एक मुक्ति दिवस के रूप में बहुत खुश हुई थी मुस्लिम लीग, और इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। क्या बनाया था? 22 दिसंबर 1939 के लिए मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, क्योंकि इन्हें बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद जब ब्रिटेन गवर्नमेंट पूरी खाली हो गई थी कांग्रेसियों से, तो अंग्रेज बड़े चिंतित हुए थे। उन्होंने कहा था ये तो बहुत चिंता का विषय है, और कहीं ऐसा ना हो ये बात हमारे जो सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर चल रहा है, कहीं ये बात ऐसा ना हो हमारे जो अपोजिट हमारे दुश्मन देश इन्हें पता चल गया, कहीं जापान को ये बात पता चल गई। ये नाम ले दिया था इन्होंने कि अगर जापान को ये बात पता चल गई तो जापान को ये बात पता चल गई तो जापान मुझे यहाँ से खदेड़ के निकाल देगा और हमारे सोने की चिड़िया पर राज्य करने का सपना खत्म हो जाएगा। उस समय क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार का समय था, देखो सेकेंड वर्ल्ड वार दो गुटों में था। दो गुट थे, एक मित्र राष्ट्र गुट था, एक धुरी शक्तियां थी। उस समय सबसे शक्तिशाली देश कौन था? आज के दौर में कौन है? जापान है। अमेरिका है, सॉरी। उस समय जापान था। क्या था? जापान था। उस समय सबसे शक्तिशाली देश था जापान इतना शक्तिशाली था कि एक बार जो अमेरिका का जहाज एक बार कहीं समुद्र के बंदरगाह के किनारे खड़ा था,
तो शांत जहाज था, बिल्कुल शांत खड़ा था। तो जापान इतना अपने शक्ति में अहंकार था इसे कि किसी को नाजा सताया करता था। तो इसने अमेरिका के बंदरगाह पर एक खड़े जहाज में इसमें बम डाल दिया था, उसे उड़ा दिया था बिल्कुल। इस बात पर अमेरिका बहुत क्रोधित हो गया था और अमेरिका ने पूरा जापान तबाह कर दिया था। आपने सुना ही होगा नागासाकी 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर इसने बम डाले थे परमाणु, इसको तबाह कर दिया था। और आज ऐसा हो गया जापान कि अगर जापान से कोई देश युद्ध लड़ने के लिए आए तो अमेरिका जाता है, इसकी सेना अमेरिका की जाती है। इतनी कंडीशन खराब हो गई इसकी जापान की, क्योंकि आज भी विकलांग होते हैं यहाँ बच्चे पैदे, ठीक है। तो इसे उस समय तो अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा डर जापान से ही लगता था। उन्होंने कहा अगर जापान को ये बात पता चलेगी कि भारतीय अंग्रेज जिस देश में राज्य कर रहे हैं वहाँ की जनता ही इनके अपोजिट में है, तो वो तो हमें खदेड़ के निकाल देंगे। तो इन्होंने क्या किया था, एक योजना बनाई थी अंग्रेजों ने। इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया था। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया था। इसे इन्होंने भेजा था 8 अगस्त 1940 के लिए। 8 अगस्त 1940 को एक अगस्त प्रस्ताव भेजा था अंग्रेजों ने। इसमें क्या था कि हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे, आप मेरा सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ दे दीजिए, मतलब भारतीयों को प्रेरित करने के लिए। मगर भारतीयों ने मना कर दिया था और इन्होंने ये चीज़ सेपरेट दिखाने के लिए कि हम इनके साथ नहीं हैं भारतीयों ने, क्योंकि मुस्लिम लीग का इन्हें डर था कि मुस्लिम लीग इस चीज़ का हर जगह हर चीज़ का कह देगी कि अनाउंसमेंट कर देगी कि कांग्रेस जो है अंग्रेजों का साथ दे रही है, तो भारतीय जो जनता है वो भड़क जाएगी और कुछ जो मुस्लिम थे मुस्लिम लीग के पक्ष में नहीं वो भी इनके पक्ष में हो जाएंगे। तो उस समय कांग्रेसियों ने एक योजना बनाई थी। इन्होंने कहा था भाई मैं आपके साथ नहीं हूँ, आप मेरी मांगे पूरी, देखो आपने पहले ही नहीं करी थी, आपने 1914 में भी तो साथ मांगा था, आपने तब कहाँ गई थी। और आपको पता अंग्रेज गोरे उस समय भी बेवफा थे और गोरे आज भी बेवफा होते हैं, ठीक है। तो गोरे इन्होंने उस समय भी इनके साथ बेवफाई की थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कांग्रेसी नेताओं ने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने कहा भाई प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस चीज़ का बोध कराने के लिए कि हम आपके साथ नहीं हैं, मैं अंग्रेजों के साथ नहीं हूँ। तो इस जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ से हुई थी, पवनार, महाराष्ट्र के पवनार से। तो आप ये डेट याद रखना, कभी पूछा जा सकता है, पवनार महाराष्ट्र के। उसके बाद इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे पहले, तो प्रथम सत्याग्रही अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष सत्याग्रही अध्यक्ष, सत्याग्रही अध्यक्ष कौन थे, विनोबा भावे जी थे। और द्वितीय कौन थे, दूसरे सत्याग्रही अध्यक्ष थे चाचा नेहरू, चाचा नेहरू जी थे। उसके बाद इन्होंने हर सभी कांग्रेसी नेताओं ने मना कर दिया भाई हम आपके साथ नहीं हैं, ठीक है, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, आप हमारी मांगे मत पूरी कीजिए। आपने उस समय भी नहीं की तो आप क्या कर दोगे। फिर जो अंग्रेज थे वो गए मुस्लिम लीग के पास कि आप मेरा साथ दोगे, इन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान दोगे, तो इन्होंने कहा नहीं, तो फिर हम भी आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान सेपरेट की मांग थी मुस्लिम लीग की। अंग्रेजों से कहा मैं आपका साथ कि आप मेरा साथ दो, तो उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान अलग देना होगा, तो उन्होंने कहा भैया आपको पाकिस्तान अलग नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा भाई तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, तो ये अगस्त प्रस्ताव क्या था, विफल रहा, ये विफल रहा। उसके बाद आए थे एक ब्रिटेन के युद्ध मंत्री थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, वो लेकर आए थे क्रिप्स मिशन, ठीक है। आइए हम अब उस पर चर्चा करते हैं, क्रिप्स मिशन पे। बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। तो ये कब आया था, 22 मार्च 1942 को। इसे कौन लेकर आया था, तो इसे लेकर आए थे युद्ध मंत्री थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, कि आप मेरा साथ दीजिए युद्ध में, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे।
कांग्रेस के नेताओं ने मना कर दिया था कि हम आपका साथ नहीं देंगे। इन्होंने मुस्लिम लीग से भी पूछा तो उन्होंने कहा आप मुझे पाकिस्तान अलग दे सकते हो, उन्होंने कहा नहीं दे सकते, तो कि हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। ठीक है, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था कि उत्तरीय तिथीय चेक बोला था, उत्तरीय तिथीय चेक बोला था कि अब एक्सपायरी डेट का ये चेक है, ये नहीं चलेगा, मतलब आप जो ऑफर दे रहे हो अब नहीं काम करेगा ये। ठीक है, आपसे उस समय इतनी मांगे की थी तो आपने हमारा डोमिनी स्टेटस की मांग पूरी नहीं की, अब तो काफ़ी दिन हो गए, अब नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए तो चाहिए, अब हमें आज़ादी पूर्ण रूप से चाहिए, अब आपकी कोई भी मांग नहीं चलेगी। उन्होंने कहा, और पीटी जो नेहरू जी थे हमारे, इन्होंने कहा था इसे डूबती हुई बैंक का उत्तरीय चेक, डूबती हुई बैंक का उत्तरीय तिथीय चेक, तिथीय चेक, ये टॉपिक, ये लाइन दो मोस्ट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, किसको गांधी जी ने उत्तरीय तिथि चेक कहा, ये मेन पॉइंट है। तो उसके बाद क्या था कि एशिया में, जैसे ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर जो दक्षिण एशिया में कुछ देश जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था, वहाँ अंग्रेज स्वदेश वापसी कर रहे थे, जब स्वदेश वापसी कर रहे थे तो ये जो इनके द्वारा निर्माण कराई गई चीज़ें थी, स्कूल थे, विद्यालय थे, यूनिवर्सिटियाँ थी, पुल थे, सड़कें थी, जब ये जा रहे थे तो इन्हें नस्तनाबूद करके जा रहे थे, इन्हें तोड़ ताड़ के जा रहे थे कि अब मैं जा ही रहा हूँ। ठीक है, तो गांधी जी के दिमाग में विचार चला था, यदि ये अंग्रेज खुद चले गए, अगर खुद जाना इन्होंने शुरू कर दिया, अब हमने इन लोगों का साथ छोड़ दिया है, अभी खुद को अकेला महसूस करेंगे, तो ये सोचेंगे हाँ इससे भलाई ये है कि हम अपने लोग चले ही जाएं। तो इन्होंने कहा कि यदि ये खुद चले गए तो ये जैसे एशिया, दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में जैसा कर रहे हैं वैसे इधर करेंगे, तो ऐसा क्यों ना करें, हम इन्हें खुद ही भगा देते हैं। तो गांधी जी ने उसी समय एक मुंबई अधिवेशन बुलाया था। देखो अधिवेशन क्या था, बम्बई अधिवेशन, आज का बम्बई। देखो बम्बई अधिवेशन में इन्होंने ये कहा, इस ग्वालियर टैंक के पास, ग्वालियर है ना, ग्वालियर टैंक के पास इसमें इन्होंने कहा था कि अब मौका है करो या मरो का। इसी में इन्होंने नारा दिया था करो मरो का, ग्वालियर मुंबई अधिवेशन में, करो या मरो। उन्होंने कहा था कि देखो अंग्रेज अगर स्वदेश वापसी कर रहे हैं तो पूरे भारत में बनाई हुई उनकी यूनिवर्सिटी, उनके बनाए हुए पुल, उनके बनाई हुई सड़कें, सबको वो तोड़ कर जाएंगे, सबको बम्बे से उड़ा कर जाएंगे। आप ऐसा करो कि अब इन्हें अपने लोग खुद ही भगा दो, यही सही रहेगा। तो उन्होंने कहा अब बारी है करो या मरो की। तो उसी समय अंग्रेजों को पता चला कि अब ये कांग्रेसी कुछ करने वाले हैं, तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि 0 आवर ऑपरेशन चलाया था। क्या चलाया था? 0 आवर ऑपरेशन चलाया था। इससे सारे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए थे। क्या किए थे? इससे जो कांग्रेसी नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए थे। अब कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हो गए थे, तब उसके बाद जो 4 जून 1945 के लिए बेवल योजना आई थी। क्या आई थी? बेवल योजना आई थी। तो उसमें क्या था, जो बेवल योजना आई थी तो उसमें हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अब बेवल योजना की बात करते हैं। देखो बेवल योजना, ये उस समय के लॉर्ड बेवल वायसराय थे, तो इन्होंने एक पहल ये रखी थी कि अब हम अपना प्रस्ताव लेकर जाते हैं। तो ये लेकर गए थे। इन्होंने कहा था देखो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग में समझौता कराया जाए, ठीक है, कि आप कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में समझौता कराइए, ठीक है। इन्होंने अपनी पहल ये रखी थी कि हम केंद्र सरकार की तरह शासन करेंगे। हम केंद्र सरकार की तरह क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो उन्होंने कहा हम केंद्र की तरह शासन करेंगे, इनकी पहल जो थी।
मगर एक बात आप याद रखो कि जो वायसराय छोड़कर वायसराय व मुख्य जो सेनापति वो अंग्रेज होंगे, उसको छोड़कर सभी पदाधिकारी जो होंगे वो भारतीय होंगे, और सभी क्या होंगे, और सभी भारतीय। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इतने भारतीय राजी हो गए थे। भैया क्या हुआ, समझौता कराया गया था मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग का समझौता कराया गया था, मुस्लिम लीग का जिसे शिमला समझौता बोलते हैं, मुस्लिम लीग व कांग्रेस का समझौता हुआ था, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है, शिमला। ये कब से कब तक हुआ था कि काफ़ी कमिटमेंट हुई थी, सभी ने कहा था देखो आप मतलब सेपरेट मांग मत कीजिए, पाकिस्तान अलग की, काफ़ी बातें हुई थी, काफ़ी डिस्कशन हुआ था, मगर जो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग की थी सेपरेट पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो कम नहीं हुई थी। ठीक है, ये चला था 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक ये समझौता चला, मगर पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग था वो पाकिस्तान सेपरेट की डिमांड पे कम नहीं हुई उसकी, और वो बढ़ती गई, डे बाय डे इंक्रीजमेंट होता रहा उसकी मांग में। ठीक है, और आगे चलकर जब उसकी पाकिस्तान सेपरेट की मांग बढ़ती गई तो ये भी जो बेवल योजना भी वो क्या हो गई थी, विफल हो गई, ये भी काम नहीं कर पाई थी। उसके बाद क्या हुआ था, उसी समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विस्टन चर्चिल जो थे, बहुत नाम इनका फेमस है, विस्टन चर्चिल, वो 1945 में चुनाव हार गए थे, कन्वर्सेशन पार्टी से थे, इनकी पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी से थे ये, और ये हार गए थे चुनाव, ये हार गए थे। तो मार्च में चुनाव हुआ था, तो उसी समय नए प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन के, जिनका नाम था रिचर्ड एटली, रिचर्ड एटली। ये लेबर पार्टी से थे, लेबर पार्टी से नए प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब संसद में इनका पहला स्पीच थी, संसद में इन्होंने मार्च के महीने में स्पीच दी थी 1946 में। 1946 में इन्होंने एक स्पीच दी थी। ये बहुत उदारवादी नेता थे, बहुत समझदार, बहुत अच्छे नेता थे, ये दूसरों के प्रति सम्मान रखते थे और ये सबकी भावनाओं को समझते थे। तो इन्होंने चर्चिल ने रिचर्ड एटली ने कहा था कि आज़ादी भारतीयों का अधिकार है, वो उन्हें मिलनी चाहिए। तभी इन्होंने भेजा था कैबिनेट मिशन भेजा था 24 मार्च 1946 के लिए। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन भेजने वाले प्रधानमंत्री तो क्लाइमेट रिचर्ड थे। उसके बाद ये भी पूछा जाता है बेवल योजना कब आई थी, तो 4 जून 1945 के लिए। तो यहाँ से उसके बाद हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कैबिनेट मिशन के बारे में।